भाई ने बड़े अच्छे से उठाया कि टर्म को लेकर के जो कंफ्यूजन की जा रही है वो शब्द है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को देख करके ऐसा लगता है कि सब कुछ समान हो जाएगा, सबके एक जैसे, और जो एक इम्पोज करने की थॉट कोशिश हो रही है कि निकाह बंद हो जाएगा या हर एक रिलीजन की जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है वो बंद हो जाएंगी और सारी की सारी चीजें वैसी होगी जैसे कि हिंदू सिस्टम में फॉलो की जाती है। तो कई सारे ऐसे मिथ हैं जिसको क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। मैं लॉ से हूँ तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बात करूंगी और उन शब्दों की स्पेशली जोड़ दूंगी जिनका कि राजनीति में जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं शब्दों का सबसे अधिक मिसयूज होता है। उसमें सबसे बड़ा जो एक शब्द है वो हमारे प्रियम्बल में है, जिसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म एक पॉलिटिकल टोन ले चुका है और हर राजनीति में जबरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। कुछ राजनीतिक पार्टियां सेक्युलरिज्म के नाम पे सत्ता में आती है। अभी कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और सेक्युलरिज्म का जो फंडामेंटल मतलब है उसको इतना मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक संस्करण बन के रह गया है। सेक्युलरिज्म की देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्युलरिज्म किसी राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि वहां पे आप रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटीज को प्रमोट ना करें। और अगर आप इस चीज को देखेंगे तो हमारे संविधान में जो सबसे शुरुआत है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद सॉवरेनिटी के साथ साथ सेक्युलरिज्म के बाद नीचे फ्रेटर्निटी शब्द आता है। तो अगर आप सेक्युलरिज्म के नाम पे आइडेंटिटीज को प्रमोट करते हैं तो ना तो आप सॉवरेनिटी को बचा सकते हैं और ना ही फ्रेटर्निटी को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव देखेंगे तो सेक्युलरिज्म के नाम पे फ्रेटर्निटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि इक्वलिटी या जेंडर इक्वलिटी जिसकी बात की जाती है वो एक्चुअल में पर्सनल लॉज में जिस तरीके से अलग अलग लेवल पे डिफाइंड है, उनको कॉम्प्रोमाइज करके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और वो लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म शरीयत एक्ट के बारे में जानते हैं और यहाँ पे जितने हमारे मुसलमान भाई बहन बैठे हुए हैं उनको भी ये पता है। और मुगलों के आने से लेकर के यानी भारत में जब अरेबियन इन्वेजन हुआ तब से लेकर आज तक मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो है वो अपने पास्ट को भी जानती है और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज आज भी इस्लाम में है जो कि हिंदू प्रैक्टिसेस या कस्टम्स को आज भी फॉलो करती है। और ये बात आप अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में तो वहां भी डॉक्टर अम्बेडकर ने बोली थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का सबसे उपयुक्त समय इसलिए है कि भारत की मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर वो इस्लामिक भी है तो उसके कस्टम हिंदू हैं और कस्टम हिंदू इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम आर कन्वर्टेड हिंदूज। कन्वर्टेड है वो पहले हिंदू थे, आज वो मुस्लिम है। और इसीलिए एक चीज आप याद रखिएगा कि शरीयत एक्ट की बात की जाती है उसका बीज भी जिन्ना ने पाकिस्तान की थॉट के साथ बोया था। शरीयत एक्ट जो 1937 ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसके थ्रू एक यूनिफॉर्म कस्टमरी लॉ मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर भी थोपने की कोशिश की गई थी और उसी में लिख दिया गया था कि शरीयत एक्ट में सरकार कभी भी इंटरफियर नहीं करेगी। ये 1937 है, 1950 में आपका संविधान बना तो क्या अब शरीयत एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप अलाइन नहीं करेंगे क्या? अभी फैज भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि राजनीति का केंद्र मुसलमान रहा लेकिन 2006 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे पिछड़ा है। तो मुसलमान सबसे पिछड़ा कैसे रह गया अगर राजनीति की धुरी कहीं ना कहीं मुस्लिम था? आज हमें इस बात को सोचना पड़ेगा और इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो इस्लाम में महिलाओं का इसको लेकर के किया जाने वाला डिस्क्रिमिनेशन है वो भी है। यूसीसी की बात होने में बार बार इस्लाम की बात आती है, ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, कि सबके लिए है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज इस्लाम को छोड़ करके लगभग सारे धर्मों के पर्सनल लॉज लगभग कोडिफाइड है। हिंदू लॉ पूरा का पूरा कोडिफाइड है। प्रॉब्लम में भी सिर्फ ये है कि इस्लामिक लॉ आज भी अपने शरीयत या पर्सनल लॉ से गवर्न होता है और उसका कितना दुष्परिणाम है हमें ये भी सोचना पड़ेगा। अब ये केस आया था हम लोगों के सामने, 15 साल की मुस्लिम लड़की का निकाह जो है वो 25 साल के लड़के से किया गया। अब जब ये बात आती है कि इसके ऊपर पॉक्सो लगेगा या चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट लगेगा
तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो लड़की एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी है तो वो दोनों इसमें कवर ही नहीं होंगे। यानी 15 साल की बच्ची को आप वो प्रोटेक्शन दे ही नहीं पा रहे हैं जो नॉर्मल दूसरे रीजन की बच्ची को अवेलेबल है। क्या हम इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन मान सकते हैं क्या? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, मेंटेनेंस के इशू है, अडॉप्शन के इश्यूज हैं, पॉक्सो का एक्ट है जो एक बच्ची को प्रोटेक्शन देता है। आपने देखा हैदराबाद में इतनी बड़ी समस्या है, शेख जो है ट्रेवलर बन करके आते हैं, जितने टाइम हिंदुस्तान में रहना है उतने टाइम के लिए वो निकाह करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ और फिर वो चले जाते हैं, मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। वो 12 साल 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको कोई प्रोटेक्शन इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं। ये मिसयूज है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अभी फैज भाई ने बताया और कल मेरी बात चिराग भाई से हो रही थी, उन्होंने कुरान की बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जिसको कभी सामने ही नहीं लाया जाता कि कुरान में एक्चुअल में महिलाओं को लेकर के क्या बातें की गई है। मिस इंटरप्रिटेशन करके, हदीस का मिस इंटरप्रिटेशन करके जो एक माहौल बनाया गया, ये एंटी विमेन माहौल है। अब आप ये समझिए कि इसमें महिलाओं को राइट नहीं है। विवाह में आपने देखा, विवाह में एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि विवाह का कॉमन सिविल कोड के बाद ये स्टेटस हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होना। 3-4 ही चीजें उसमें होनी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज कंपल्सरी होगा, मिनिमम एज ऑफ द मैरिज कंपल्सरी होगी और आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कस्टमरी लॉ को प्रैक्टिस करते हुए अपने आप में मैरिज आपकी या जो विवाह होगा वो आपका होगा। इसमें कहीं कोई इंटरफेरेंस होना नहीं है। और ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है। तो पहली बात तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो तलाक को लेकर के, अगर तलाक को हम लेकर के देखें तो मुस्लिम महिला को बहुत लिमिटेड राइट है। मेरे पास कई बार केस आते हैं, आपके पास प्रोविजन ही नहीं है जहां पे अगर उनके साथ मारपीट हो रही है, क्रुएलिटी हो रही है, तो वो जा करके या उनको तलाक दे दिया गया तो जाकर के रेमेडी ले सके। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी की 50% आबादी, ये उसके इंटरेस्ट का सवाल है। और अगर कोई ये कहता है कि हम पिछड़ा रह करके खुश हैं, तो क्या देश इतनी बड़ी आबादी को पीछे छोड़ करके आगे जा सकता है क्या? तो राइट टू प्रोग्रेसिव तो आपका राइट टू बीइंग प्रोग्रेसिव तो आपका फंडामेंटल राइट हो सकता है, बट राइट टू बीइंग रिग्रेसिव आपका फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप रिग्रेसिव होंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे के पूरे देश को पड़ता है। और इसीलिए मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए इन चीजों में परिवर्तन जरूरी है। अभी हलाला की बात फैज भाई कर रहे थे, हलाला के मिसयूज को खुद मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मेरे पास लोग आए हैं, महिलाएं हैं जो इसकी विक्टिम रही हैं और उनकी क्या हालत होती है वो मैं आपको बता नहीं सकती। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सक्सेशन में अगर आप देखिए तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उद्देश्य है ना, वो अलग अलग पर्सनल लॉज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना है। जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं उसको खत्म करना नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन जहां पे होंगे वहां पे इस पे यूज किया जाएगा, वहां पे उसको खत्म किया जाएगा, वहां पे समानता दी जाएगी। और एक बहुत बड़ी बात जो बार बार की जाती है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारा इंटरफेरेंस है, क्योंकि 1300 साल से तो हमारे रिलीजन में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। अभी और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात हो रही थी, इस्लाम से बहुत सारी ऐसी आवाजें निकलती हैं जो कहती है 1300 साल में परिवर्तित नहीं, सरकार में बदल कैसे देगी। जो प्योर इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्योर, वो बदल चुकी है। 1961 में पाकिस्तान ने अपने इस्लामिक लॉ को कोडिफाइड कर दिया था। वहां पे मिनिमम एज ऑफ मैरिज 18 साल फिक्स है। तलाक कैसे दिया जाएगा ये फिक्स है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन फिक्स है। इराक में फिक्स है, सीरिया में फिक्स है। उन्होंने अपने लॉ को कोडिफाइड कर दिया जो प्योर इस्लामिक कंट्री थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर इस्लामिक कंट्रीज के लिए वो इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं है तो भारत के मुसलमानों के लिए वो इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम होगा? क्योंकि जो बाकी आपकी न्यूट्रल कंट्रीज है जहाँ पे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं वो वहीं के सिविल लॉ को मानते हैं। इसीलिए ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, लोगों के दिमाग में जो भ्रम क्रिएट किया जा रहा है, हमें बहुत जरूरत है कि हम इस भ्रम से निकलें। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो 2006 में आई थी, जब दोबारा ऐसा कोई सर्वे हो तो कम से कम हमें वो रिपोर्ट ना मिले जो हमें 2006 में मिली। और मोदी सरकार ने जो प्रयास किए, गवर्नमेंट की मैक्सिमम स्कीम्स जो है उसका सबसे, अभी मैं डेटा देख रही थी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी 60% इसका बेनिफिट माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मिला है।
और ये एक सच्चाई, आप डेटा भी देख सकते हैं। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन आपको भी मेन स्ट्रीम में अपने आप को लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, खुद प्रोग्रेसिव बनना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी जो चीजें हैं जो देश के लिए और समाज को आगे लाने के लिए जरूरी है, उनको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये जो एक बंद दिमाग की सोच थोपी जाती है कि आप किसी तरीके से सोचोगे, इस सोच को भी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि पहले ने ज्यादातर चीजें कह दी और मुझे जो भी कहना था मैंने भी कह दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी साहब को कहीं अर्जेंट मीटिंग में जाना है। कोई ऑनलाइन मीटिंग है उनकी, भारतीय जनता पार्टी की कोई ऑनलाइन संगठन की मीटिंग है, शायद भारत बैंक करने में अभी हमारे बीच